नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 240 सीटें कैसे हो सकता है जनादेश। नेहरू से पीएम मोदी की तुलना पर भड़के जयराम रमेश, बीजेपी को दी नसीहत। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग तेज, सीडब्ल्यूसी की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि जनता ने तानाशाही शक्तियों को करारा जवाब दिया, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति खारिज कर दी, खड़गे ने दिया यह बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने किया दिल्ली जाने का फैसला, बने सपा संसदीय दल के नेता, विधायकी से देंगे इस्तीफा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा छत्तीसगढ़ का, जहां पर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। 1 साल में मध्यावधि चुनाव होंगे, पीएम मोदी को लेकर भूपेश बघेल की भविष्यवाणी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव का जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं तानाशाही के खिलाफ का जनादेश है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 240 सीटें कैसे हो सकता है जनादेश। नेहरू से पीएम मोदी की तुलना पर भड़के जयराम रमेश और बीजेपी को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी की तुलना किए जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लगातार 3 बार बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी को तीसरी बार जनादेश भी नहीं मिल पाया है। दोस्तों, जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी के समर्थकों पर तंज कसा और कहा कि वो अनावश्यक रूप से मोदी के चुनावी प्रदर्शन को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटे जनादेश, 240 सीटें जनादेश कैसे हो सकती है। जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए ढोल पीटने वाले उनके नैतिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत हार वाले जनादेश में भी उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। इसे खूब प्रचारित किया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार जनादेश प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन किसी पार्टी को 240 सीटों तक ले जाना और 1/3 प्रधानमंत्री बनना जनादेश कैसे है, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर नेहरू को 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटें मिली थी। हर बार 2/3 बहुमत मिला, फिर भी वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक बन रहे और अपनी निरंतर उपस्थिति से संसद को बेहद संजीदगी से आगे बढ़ाते रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग तेज, सीडब्ल्यूसी की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। नतीजों के 4 दिन बाद ही दिल्ली के अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। मीटिंग में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग की गई है और इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर सोच विचार के लिए समय मांगा है। वहीं बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसमें चुनाव के नतीजे की भी समीक्षा हुई और इसी बैठक में राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता भी चुनने की मांग की गई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने कहा कि सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष बनने की मांग की है। उन्हें रायबरेली या वायनाड में से कौन सी सीट छोड़नी चाहिए, ये फैसला पूरी तरह से राहुल गांधी को करना है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि सभी मुख्यमंत्री और नेताओं ने एलओपी के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है और पूरी पार्टी इस मुद्दे पर खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष एलओपी की घोषणा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनता ने तानाशाही शक्तियों को करारा जवाब दिया, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति खारिज की, खड़गे का बयान। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी लोगों को करारा जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है। खड़गे ने पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं और अपनी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही कहा कि इस साल के अंत में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हर कीमत पर विरोधी दलों को परास्त कर अपनी सरकार बनानी है। खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस सांसद के भीतर और बाहर इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने हम में विश्वास व्यक्त करके तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बीजेपी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति पार्टी के
सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़कर जीत हासिल की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने किया दिल्ली जाने का फैसला, बने सपा संसदीय दल के नेता, विधायकी से देंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। अब नई रणनीति पर काम करेंगे। अखिलेश यादव विधायक पद छोड़ेंगे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे। दरअसल अखिलेश यादव को सपा संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, मतलब साफ है वो अब सांसद के रूप में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक अखिलेश यादव अब इस्तीफा देने वाले हैं। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा छोड़ने का फैसला लिया है। अखिलेश को समाजवादी पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया है और अब वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, 1 साल में मध्यावधि चुनाव होंगे। पीएम मोदी को लेकर भूपेश बघेल की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भविष्यवाणी की है कि देश में 1 साल के अंदर मध्यावधि आम चुनाव होने जा रहे हैं। बघेल की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा नीत एनडीए सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता और अगली प्रधानमंत्री चुन लिया है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता तैयार रहें, 6 महीने से कम साल बचा है, मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। अपने संबोधन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। बघेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है, भजनलाल शर्मा डगमगा रहे हैं और यहाँ तक कि फडणवीस भी इस्तीफा दे रहे हैं। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार गठबंधन सरकार बनाने को मजबूर, समय बताएं मोदी स्थिर सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार बनाने के लिए बाध्य हैं तो ये समय ही बताएगा कि क्या वो स्थिर सरकार चला पाएंगे या नहीं। मोदी हमेशा से ही एक व्यक्ति सरकार वाले रहे हैं और चाहे वो 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे हों। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने संवाददाताओं से बताया अब वो गठबंधन सरकार बनाने को मजबूर हैं। ये सरकार स्थिर होगी या नहीं इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, नहीं तो समय ही बताएगा, मैं या आप कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन बनाना आसान नहीं है क्योंकि कई क्षेत्रीय दलों की अपनी विचारधारा और इतिहास है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करना और गठबंधन बनाना आसान नहीं है और गठबंधन चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। कांग्रेस के पास इसका अनुभव है, मोदी को भी यह अनुभव मिलने लगेगा, देखते हैं वो इसे कैसे संभालते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या महाराष्ट्र में शुरू हो गया खेला, चाचा के समर्थन में उतरे अजीत पवार। कहा बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल को शरद पवार के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी हार मिली है और इस हार के बाद एनडीए में फूट की बात भी कही जा रही है। एनडीए की सहयोगी एनसीपी अजीत पवार के कई विधायकों के संपर्क में बाहर होने के दावों के बाद अब भतीजे के स्वर बदलने लगे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी के मंत्री पर बड़ा हमला बोला है, वो भी अपने चाचा के लिए। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राज्य के भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा शरद पवार पर की गई टिप्पणी को लेकर नाखुशी जताई है और मतदान पर नकारात्मक प्रभाव का ठीकरा भाजपा के मंत्री पर फोड़ने की कोशिश करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पाटिल को उनके चाचा के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। पाटिल ने शरद पवार की मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र बारामती में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्हें हराने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, 2 जिलों में लगा कर्फ्यू। जी दोस्तों, मणिपुर में 59 साल के एक व्यक्ति की हत्या के बाद जिरीबाम और तामेंगलोंग जिले में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी और इम्फाल में मणिपुर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुवार रात को जिरीबाम में सोईबाम शरद कुमार सिंह का शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ करेंगे नीतीश और नायडू का प्लान तैयार।
और कर देंगे खेला। जी हाँ दोस्तों, नाथ की बड़ी रणनीति तैयार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा हारने के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस अहम मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफ़ी लंबी देर तक बातचीत हुई है और खुद कमलनाथ ने सोनिया से मुलाकात कर मीडिया से कहा है कि उनकी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई है। कमलनाथ ने मीडिया से ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान की राजनीति में ये देख रही है कि नीतीश और नायडू क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके से मोदी सरकार में आगे बढ़ते हैं। नाथ ने आगे कहा कि ये एनडीए की सरकार है ना कि भाजपा की सरकार। बीजेपी की भूल है कि उनकी सरकार में नायडू और नीतीश चुप बैठे रहेंगे और अपना हक नहीं मांग पाएंगे। हम परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सब कुछ बचेगा, संविधान नहीं है तो कुछ नहीं है। वर्तमान की सरकार में संविधान बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है। क्यों लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है? कब्जा किया जा रहा संविधान के ऊपर, आजादी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। आप देख लीजिए, आप हर कदम पर कैद किए जा रहे हैं। कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी हिट एंड रन के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी अब किसानों के नाम पर आप कानून बनाते हैं। बार बार कानून ऐसे लाते हैं जहां पर गुलामी ले जाए। बार बार आप किस तरह के कानून बनाते हैं और जब उसका विरोध होता है तो आप कहते हैं कानून लागू नहीं कर रहे। अरे जब आप कानून लागू नहीं कर रहे तो बना क्यों रहे हैं? बना रहे हैं और लागू नहीं कर रहे तो उसको खत्म क्यों नहीं करते? देखिए, संविधान पर उठाया सवाल 2024 का चुनाव भी है, यानी कि हंटर है। हंटर से जो चाहेंगे करेंगे। कृषि कानून लाएंगे तो कहेंगे किसानों को समझ में नहीं आया। फिर से हिट एंड रन लाएंगे तो ड्राइवरों को समझ में नहीं आया। राम मंदिर और राम राज्य की बात होगी तो बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जो लाते हो समझ में नहीं आता तो लाते क्यों? जी हाँ, यही तो हमारा कहना है। जो आप कानून बनाकर ला रहे हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस कानून को लाते ही क्यों हो? और लाते हो तो उसको लागू कीजिए ना। फिर लागू कीजिए। फिर उससे डरते भी हो, फिर हटाते भी हो, उसको रोक देते हो क्यों? एक कानून और आ रहा है, जरा उस पर चर्चा हो जाए। अभी 2 दिन पहले दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में निकला था कि CAA कमिंग सून। अब CNRC भी कमिंग सून हो रहा है। हो सके तो फरवरी में आ जाए। ये समझ में आ जाएगा कि ये भी समझ में नहीं आएगा? जी नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। क्यों आएगा? किस लिए आएगा? ये तो देश के बंटवारे के लिए सारे काम करे जा रहे हैं। जनता को बांटने में क्या कर जा रहे हैं? कभी धर्म के नाम पर बंटवारा है, कभी जाति के नाम पर बंटवारा है, कभी हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पर बंटवारा है। ये तो कानून सारे के सारे बंटवारे के लिए किया जा रहा है। आज अगर संविधान है तो देश की एकता है, अखंडता है। अगर संविधान नहीं है तो देश एक नहीं होगा। यानी CNRC का अगर कानून आता है तो फिर से समर्थन तो किसी हद पर नहीं, फिर से उसका विरोध होगा। बेशक उसका विरोध होगा। अच्छा, चुनाव से पहले अगर इस तरीके की चर्चा होती CNRC को लेकर तो क्या लग रहा है कि क्या राजनीति है या क्या है? बिल्कुल राजनीति है। बार बार एक समाज को डरा देना है। यानी कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये 85% है, उन 85% को 15% से डराकर उसकी वोट हासिल करने का रास्ता बनाते हैं। यानी जो 80-20 का नारा दिया जाता था यूपी से, ये CA आ गया तो 24 में बड़ा खेल हो जाएगा। जी हाँ, ये उसी की तैयारी है। जो फरवरी की आप बात कर रहे हैं एनआरसी की, ये उसी की बिल्कुल तैयारी है। 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसी के लिए आप हिंदू मुस्लिम की बात करके उसको वोटों को जीतना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। यानी ध्रुवीकरण का जो सीन है कहीं ना कहीं उसकी पिच तैयार है। बिल्कुल उसकी पिच तैयार करी जा रही है। अच्छा, 2 चीजें देखिए इस समय बड़ा घटित हो रही है। 3 चीजें मैं कहूंगा। एक, कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर प्रदर्शन है पूरे देश में, जैसे आप सभी आए ईवीएम को लेकर के। दूसरा, राम मंदिर का तिथि आ गया 22 जनवरी, देश में कह रहे हैं दिवाली मनेगा। और तीसरा, इसी में चर्चा धीरे से शुरू हो गई कि CA और NRC आएगा। यानी सारे घटनाक्रम कहीं ना कहीं 24 के लिए फील्ड तैयार है क्या? बिल्कुल 24 के फील्ड तैयार करी जा रही है। और दिवाली का अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि दिवाली का जो मकसद है वो तो एक पूजा। हाँ बिल्कुल, ना कि दिवाली का मकसद ये है कि राम आ गए। राम आए कहाँ से हैं? राम तो यही है, लोगों के दिलों में है, दिमाग में है। तो फिर राम आए कहाँ से? राम तो यही है।
फिर उनके लिए दिवाली का क्या? वो हर किसी को मौका देते दिवाली मनाने का, उनके लिए दिवाली कौन मनाएगा भाई? हर किसी को तो राम मौका दिवाली मन रही है, कहीं चुनाव के लिए दिवाली मन रही है क्या? ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये चुनाव के लिए ही दिवाली की तैयारी हो रही है। फिर राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा क्या? राम के नाम पर ही वोट लेती है बीजेपी, और किसी के नाम पर इनके बस की है ही नहीं। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप किसी के घर बसाने की बात नहीं करते। आप जहाँ भी लाते हैं वो ऐसे जिनके परिवार नहीं है, हर उस नेता को आगे बढ़ाते जिसका परिवार नहीं है। तो जो लोग जिनके पास परिवार नहीं है वो किसके बारे में सोचेगा? वो तो खाली अपने बारे में सोचेगा। अच्छा देखिए, आपके साथ महिला एक चीज है, महंगाई को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से चर्चा की, क्या 24 चुनाव में मुद्दा महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, या राम मंदिर और सीए एनआरसी पर फिर चुनाव जीतेगी बीजेपी? बताओ, मुझे ये बताओ, मुद्दे तो सभी होंगे, लेकिन ये बताओ कि राम मंदिर से क्या लेना देना है? मैं तो कहती हूँ न मस्जिद न मंदिर, कुछ भी तुम रोज रोज मंदिर और मस्जिद करते रहोगे और जीतने की तैयारी करते रहोगे, तुम ईवीएम हटा दो, तुम्हारे मंदिर मस्जिद सब देखे जाएंगे। आप करिए राम मंदिर से क्या होगा? सबसे कम सैकड़ों टन लड्डू बन के आ रहा है, कह रहे पूरे देश में बांटेंगे। अगरबत्ती अयोध्या से, गुजरात से बन के आ रही है, इसको बड़ा सा आयोजन बनाया गया। अरे उन लड्डुओं से भला नहीं होगा, हमारे देश का जो होगा ना, तो वो मतलब पढ़ाई से भला होगा। वहाँ पर मंदिर मस्जिद ना बना करके वहाँ एजुकेशन का एक मतलब यूनिवर्सिटी बनाई जाती और उसको करा जाता, तो माना जाता कि हमारे देश को उन्नति मिल रही है, आगे बढ़ेगा। समर्थक कह रहे हैं कि राम के दर्शन कर लोगे तो न बीमारी होगी न कुछ होगा, सब एकदम चंगा हो जाएगा। अगर राम के दर्शन करने वाले हैं तो घर घर में लोगों ने मंदिर लगा रखे हैं, फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या है? क्यों लोग हॉस्पिटल जाते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों मतलब बीमार होते हैं? ये तो गलत बात है। एक मैडम देखिए, सवाल है, आप ईवीएम के लिए लाख चिल्लाइए, सरकारें तो कहती हैं और उनके समर्थन में जो लोग हैं कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? कोई नहीं कहता सर, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई भी कहता हो, आरएसएस वाले कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे, बाकी और दूसरे लोग बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि राम को लाने वाले इस भारत में आएंगे। राम के नाम पर खुल के लड़ाई है, कैसे जीतेंगे? आप बताइए जरा, राम को क्या एक सिर्फ जो अयोध्या के मंदिर तक ही सीमित रखना चाहते हैं क्या? राम तो जो है कण कण में है, सब जगह है, घर में भी है, हर मंदिर में है, और जो मानता है उसके लिए राम है, जो नहीं मानता उसके लिए राम नहीं है। तो क्या उसको एक सिर्फ से अयोध्या के एक मंदिर तक सीमित रखना चाहते हैं? में बोल रहे कि ऐतिहासिक मंदिर बनाया और घर घर जाएंगे और जुलूस निकालेंगे। पहले से था मंदिर, पहले से ही ऐतिहासिक मंदिर था वहाँ पे, अब तो सिर्फ उसका रिनोवेशन किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। देश में दिवाली की तैयारी हो गई सर। देखिए, लोकतंत्र के अंदर राम राज हो सकता है, लेकिन जो राम राज ये लोग लाना चाह रहे हैं उस राम राज के अंदर लोकतंत्र नहीं हो सकता। यानी वर्तमान में लोकतंत्र नहीं है? नहीं, लोकतंत्र वर्तमान में काफी डेप्रिशिएट हो चुका है, ह्रास हो चुका है लोकतंत्र का। इस समय जो लोकतंत्र है, मान के चलिए आप 40% लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और अगर जो 2024 में यही सरकार आ गई तो ये 60% भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा लोकतंत्र। सरकारें रिपोर्ट तो कह रहे सब खत्म हो जाएगा। ये आपने जो मुद्दा उठाया राम का, रामानंद सागर ने जो रामायण दिखाई थी ना टीवी में, आपने शायद देखी हो, पूरा भारत एक हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देखते थे। मोदी जी ने जो राम का मुद्दा उठाया है ना, इसमें राम का जितना अपमान हुआ है, लोगों ने गालियां तक निकाली है। जो लोग रामानंद सागर की रामायण देख के वाह करते थे ना, वो सब गालियां भी निकालने वाले हुए। ये भी एक चुनावों में मुद्दा होगा कि राम का अपमान किसने किया है। चलिए मुद्दा हो गया। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, चलिए आपसे इस सवाल को उनको ले लेता हूँ। ये क्या लेकर रखा आपने? लोक संसद क्या दिखाना चाहती है इसमें? इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि लोग मतलब लोगों ने जो लोग भेजते हैं संसद में, इंसान को जो भेजते हैं ना, चुनाव चुन के, और जब जाता भगवान नहीं भेजते, अल्लाह नहीं भेजता, जब चुनाव होता है तब लोग संसद में जाते हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं जाते। और संसद जब पब्लिक जनता जिसको वोट नहीं देगी वो संसद में नहीं। यही तो मोदी कहते हैं कि जनता का प्यार है। मैं मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कह रहे जनता इतना प्यार करती है मोदी को, एक तरफा जिताती है। देखिए, पहले तो मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर में जाइए, इलाज की जरूरत ही नहीं, इसलिए अस्पताल समर्थक, ठीक है,
मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, अमित शाह इस वक्त कैंसर के मरीज हैं, दवाई ना खाए। वो अयोध्या में क्यों नहीं है, राम के दरबार में क्यों नहीं है, वो अस्पतालों के चक्कर क्यों काट रहे हैं, वो वहां से दवा क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है? क्या राम मेरे लिए है और आपके लिए नहीं है? आपका इलाज राम नहीं कर सकते, मेरा कर सकते हैं। यानी अमित शाह जी को राम के चरण में जाने चाहिए, तभी ठीक होगा बीमारी। आप ही तो कह रहे हैं, भाई बीजेपी तो कह रही है ये। उनके समर्थक कह रहे कि राम के लला में जाओगे सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो फिर अमित शाह को सलाह क्यों नहीं देते वो लोग? वो उनको सलाह दीजिए। देखिए, एक सवाल है सर, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 30 दल बने हैं और दूसरी तरफ एनडीए मोदी के नेतृत्व में भी 30 दल है, क्या वाकई लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है सक्षम हो पाएगा? जो राम के नाम पर इस समय प्रचंड लहर बनी हुई है पूरे देश में, और राम के नाम को लेकर बीजेपी दरवाजे पर जाएगी, चुनाव में से रोक पाएगी बीजेपी को? देखिए, राम के नाम पर पूरे देश में अगर लहर होती तो आप यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े नहीं होते। आप यहाँ जो लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ जो देख रहे हैं, तो इसका मतलब राम की लहर नहीं है, ईवीएम की लहर है।